हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन दो तरह के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है और एक जीव एक नए जीव को जन्म देता है, जैसे हाइड्रा। और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीव मिलके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं। अब लैंगिक प्रजनन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें हमारे लिए क्या है? मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र भी एक मेल प्रजनन तंत्र होता है और दूसरा फीमेल प्रजनन तंत्र। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेल प्रजनन तंत्र के बारे में और एक अन्य वीडियो में फीमेल प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मेल प्रजनन तंत्र। मेल प्रजनन तंत्र में एक प्राइमरी पार्ट होता है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी अंग में मेल प्राइमरी अंग जो होता है, लैंगिक अंग, वो है टेस्टिस। टेस्टिस से निर्धारित होता है कि ये एक मेल है। और टेस्टिस जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे 24 घंटे पहले इस थैले में आते हैं। इस थैले को कहते हैं स्क्रोटम। इसकी संरचना, और दो टेस्टिस होते हैं मेल में। ऐसी थैलानुमा एक संरचना होती है। इस थैलेनुमा संरचना के अंदर दो टेस्टिस होते हैं। ये थैलानुमा जो संरचना है इसे स्क्रोटम कहते हैं, यानी वर्षण कोश। वर्षण कोश में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं और ये वर्षण कोश मेल के शरीर से थोड़ा बाहर की तरफ लटका होता है। बाहर की तरफ इसलिए लटका होता है, जो टेस्टिस होते हैं इनमें बनता है शुक्राणु, यानी स्पर्म। मेल का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम की जरूरत होती है स्पर्म बनने के लिए। स्पर्म तभी बन पाएंगे तब मेल की बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो इस स्क्रोटम का। और यह स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करवाता है बॉडी से, तभी इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। तो जो ये थैलेनुमा संरचना है, ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। जब ये टेस्टिस गर्म करने हो, थोड़े गर्माहट की आवश्यकता हो, तो ये जो स्क्रोटम है ये टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब इन टेस्टिसों को ठंडक की जरूरत हो तो ये थैलेनुमा जो संरचना है ये फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ये इसमें एक खासियत होती है। जो टेस्टिस होते हैं ये पुरुष में प्राइमरी लैंगिक अंग होते हैं और मनुष्य में जितनी भी लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो टेस्टिस के जरिए ही होती हैं। बाकी पेनिस भी होता है। पेनिस जो शुक्राणु होते हैं उनको फीमेल की वजाइना में छोड़ने के काम आता है और उसके अलावा पेशाब को बाहर निकालने के काम आता है। अब जो स्पर्म होते हैं इनका तापमान मैंने ये तो बता ही दिया। स्पर्म का तापमान बॉडी के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है और उसी स्थिति में ये बन पाते हैं। इन स्पर्म को स्टोरेज कई सालों तक किया जा सकता है अगर इनको अनुकूलित टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया जाए। 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अगर इनको अनुकूलित टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं हो पाता है
तो स्पर्म की डेथ हो जाती है। इनकी लाइफ स्पान मानी जाती है 48 से 72 घंटे। अगर ये एक अनुकूलित टेम्परेचर में छोड़े जाएं तो एक लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन एक पुरुष में सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन है उसको तय करता है। सेकेंडरी जो एक पुरुषत्व के गुण होते हैं उनको तय करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही एक पुरुष की बॉडी पे बाल आते हैं और मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं और आवाज एक पुरुष की भारी होती है। दाढ़ी मूंछों का आना ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो ये 12 से 13 वर्ष की आयु में रिलीज होने लग जाता है। और जो ठंडे प्रदेशों में लड़के रहते हैं उनमें ये थोड़ी लेट शुरू होता है, 1 साल से आधे साल लेट। और जो ये टेस्टोस्टेरोन है गर्म प्रदेशों में यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो देश हैं उनमें रहने वाले बच्चों में ये कुछ जल्दी रिलीज होने लग जाता है, यानी कि 11.5 साल से 12 या 13 साल के बीच में। और जो टेस्टिस हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स बताए थे मैंने, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ये एक जोड़ी होते हैं। अगर ये ना हो तो वो पुरुष नहीं कहलाएगा। पुरुष कहलाने के लिए टेस्टिस का होना जरूरी है। स्पर्म एक कार्बनिक तरल पदार्थ होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो इसी में समाहित होते हैं और शुक्राणु इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है इसमें कैल्शियम का मिक्सचर भी होता है और इसमें सुक्रोज भी होता है। सुक्रोज स्पर्म को ताकत देता है, कैल्शियम भी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ताकि ये अपनी शुक्राणु टेल के माध्यम से गति करके आगे बढ़ सके। ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर है। इसमें आगे की तरफ एक केंद्रक भी होता है और पीछे ये पूंछ होती है। ये पूंछ से आगे की तरफ गति आसानी से कर सकते हैं। एपिडाइमिस जो है ये डायग्राम में देख लेते हैं, टेस्टिस के थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, यानी कि ये टेस्टिस की सुरक्षा भी करती है एपिडाइमिस, अधिवर्षण। और इसका काम होता है इस जगह शुक्राणु बनते तो टेस्टिस में है और यहाँ पे जब ये आ जाते हैं अधिवर्षण में ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। टेस्टिस से जब शुक्राणु बनते हैं शुरू में वो परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व अवस्था में होते हैं और एपिडाइमिस में वो परिपक्व हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां से एक बार में या तो स्पर्म गुजरेगा या फिर पेशाब गुजरेगा, क्योंकि मानव जो प्रजनन तंत्र होता है इसमें जो ये एक ट्यूब जा रही है, टेस्टिस से एक ट्यूब जा रही है, इसे घूम के लिंग से होती हुई यूरिथ्रा तक आती है। ये एक ही मार्ग है, पेशाब भी इसी में से आता है और स्पर्म भी इसी में से आते हैं, जबकि फीमेल में इनके दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो इससे जब जो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड ये तय करती है, जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो पेशाब को रोक के रखती है और जब पेशाब बाहर निकलता है तब स्पर्म को रोक के रखती है। कई लोग ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड ढीली पड़ जाती है और ये स्पर्म अपने आप कई बार बाहर निकलने लग जाते हैं। इसके बाद में है वेस डिफेंस है जो ये एक सिंपल ट्यूब है जो टेस्टिस से ऐसे घूम के आ रही है, जो यूरिन ब्लैडर है
इसके ऊपर से होती हुई आ रही है। यूरिन ब्लैडर के ऊपर से होती हुई लिंग से बाहर की तरफ यूरिथ्रा तक आती है। तो इसे कहते हैं हम वेस्ट डिफेंस। वेस्ट डिफेंस से जो स्पर्म है वो गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। एम्पुला। एम्पुला एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं आके। जब स्पर्म की जरूरत होती है तो इस एम्पुला से ही वो स्पर्म बाहर निकलते हैं। वृषण कोश है, इसमें क्या होते हैं? स्क्रोटम। इसमें होते हैं 2 टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। और बल्बो यूरिथ्रा है, जो बल्बो यूरिथ्रा में एक लिक्विड रिलीज होता है। जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो उससे पहले जो ये वॉश डिफेंस है इसको क्लियर करते हुआ ये लिक्विड जाता है, ताकि जो इसमें अम्लीय रास्ता है उसको साफ कर देता है, ताकि ये पीछे आने वाले शुक्राणु मरे नहीं। क्योंकि शुक्राणु अमल अगर इनको मिल जाए तो शुक्राणुओं की डेथ हो जाती है। तो अम्लीय रास्ते को साफ कर देता है यूरी बल्बो से निकला हुआ एक लिक्विड, न्यूट्रलाइज कर देता है इस रास्ते को, ताकि जो स्पर्म है आसानी से आगे जा सके। और सेमिनल वेसल्स है जो, ये क्या करती है? शुक्राणुओं का रंग थोड़ा पीला कर देती है और उसके अलावा जो स्पर्म होते हैं उसको क्षारीय बनाती है। अब स्पर्म यहां से निकल के पेनिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं और पेनिस इन स्पर्मों को फीमेल की वजाइना में छोड़ता है। तो वजाइना से ये स्पर्म गति करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में एक अंडाणु होता है, ओवम होता है। उस ओवम से इसकी जो ये है शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवम से मुलाकात करता है। एक बार में 2 से 6 ml स्पर्म की मात्रा बाहर निकलती है इससे, पेनिस से। और इसमें 2 से 6 मिलियन स्पर्म ही होते हैं। इन स्पर्मों से केवल एक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवियम से मिलता है, अंडाणु से मिलता है। बाकी जो स्पर्म है वो खत्म हो जाते हैं रास्ते में, क्योंकि वजाइना का जो वजाइना है वो होती है अम्लीय। अम्ल से ये सारे स्पर्म मर जाते हैं। इनसे बचता बचाता एक स्पर्म अंडाणु तक पहुंचता है और अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। जब ये अंडाणु में प्रवेश कर जाता है एक स्पर्म, तो इसे बोलते हैं हम जाइगोट, भ्रूण। और ये जाइगोट जो यहाँ पे बच्चादानी होती है, बच्चादानी में आके ये जाइगोट बैठ जाता है, वहीं पे भ्रूण पलता है। करीब करीब 39 से 40 सप्ताह में एक भ्रूण तैयार हो जाता है, यानी 9 महीने में भ्रूण तैयार हो जाता है। और वो भ्रूण बाहर जब जन्म उसको मां देती है तो उसे शिशु कहते हैं। इस तरह से ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।